हेलो बच्चों, द स्कॉलर्स हाउस में आपका स्वागत है। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। तो बच्चों, जैसा कि आपने हमारी इससे पहले वाली क्लास देखी होगी जिसमें हमने चैप्टर 4 स्टार्ट कर दिया है और उसकी 4.1 जो एक्सरसाइज है उसके फर्स्ट क्वेश्चन के भी सारे पार्ट्स को कवर कर लिया है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम जो एक्सरसाइज 4.1 है इसका जो सेकेंड क्वेश्चन है इसके सारे पार्ट्स को कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन हमारे क्या हैं। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, इसमें जो भी आपको ये प्रश्न दिया गया है इस प्रश्न को पहले अच्छे से पढ़ना है, फिर इसके आधार पे हमें इसको द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है। एक आयताकार भूखंड है जिसका क्षेत्रफल आपको दिया है 528 मीटर स्क्वायर और क्षेत्र की लंबाई बोली गई है कि जो चौड़ाई है क्षेत्र की उसके 2 गुने से एक अधिक है। तो आपको भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। ठीक है, यहाँ पे हमें सिर्फ द्विघात समीकरण निकालनी है। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपसे क्या बोला गया है कि एक आयताकार भूखंड है। अब आपको पता है आयताकार भूखंड कैसा होता है, आयत के आकार का, है ना। ये आयताकार भूखंड है। अब आपको आयताकार आपको पता है कि ये आयत के आकार का है। इसमें क्या क्या होती हैं, इसकी जो विमाएं होती हैं वो क्या होती है। ये वाली जो विमा होती है इसे लंबाई कहते हैं और इस वाली को कहते हैं चौड़ाई। ये तो आपको पता है ना। ठीक है, ये आपको पता है। अब हमें क्या करना है, दिया गया है, ये देखिए यहाँ पे लिखेंगे, दिया है हमें क्या दिया है, जो आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल है। ठीक है, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दिया है। ठीक है, जो कि कितना है 528 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, ये पहले कथन से तो आपको समझ में आ गया होगा हमें क्या दिया है। ठीक है, तो पहले कथन को हमने जब पढ़ा तो हमें यहाँ पे आपको दिया था, इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पर से थोड़ा सा नीचे कर लेती हूँ। यहाँ पे देखिए, ठीक है, तो हमें क्या बोला गया है, ये यहाँ पे मैंने एक आयताकार भूखंड बनाया है। इस आयताकार भूखंड की विमाई होती है लंबाई और चौड़ाई। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन में दिया है कि जो ये आयताकार भूखंड है इसका क्षेत्रफल कितना दिया है, 528 मीटर स्क्वायर दिया है। ठीक है, अब हमें क्या बोला गया है क्वेश्चन में कि जो क्षेत्र की लंबाई है वो चौड़ाई के 2 गुने से एक अधिक है। यानी कि ये जो लंबाई है ये चौड़ाई के 2 गुने से एक अधिक है। ठीक है, लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से एक अधिक है। तो हमें चौड़ाई से बोला है, चौड़ाई से लंबाई की तुलना की है, इसलिए हम मानेंगे चौड़ाई को मानेंगे। ठीक है, तो लिखते हैं माना चौड़ाई बराबर, तो चौड़ाई हम यहाँ पे मानते हैं x। ठीक है, चौड़ाई क्या है, x मीटर है या x मान लो। ठीक हो गया। अगर आपको चौड़ाई x दी है तो लंबाई क्या लिखेंगे, इसलिए लंबाई क्या हो जाएगी, अगर चौड़ाई आपको x दी है तो क्या बोला गया है प्रश्न में कि जो लंबाई है ये चौड़ाई के 2 गुने से, 2 गुने से बोला है तो इसको 2 से गुणा कर देंगे यानी कि 2x आ जाएगा। ठीक है, 2 गुने से एक अधिक है तो ये इसकी लंबाई आ गई। समझ में आया। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, अच्छे से समझ के पढ़ना है। तो हमें चौड़ाई से अधिक बोला है तो चौड़ाई को मानेंगे, तो चौड़ाई की चौड़ाई हमने मान ली यहाँ पे कितने मीटर है। ठीक है, उसके बाद आपको दिया गया है कि जो लंबाई है वो चौड़ाई के 2 गुने से एक अधिक है। 2 गुना बोला है तो 2 से गुणा करो और एक अधिक बोला है तो 1 जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये हमें लंबाई मिल गई, ये हमें चौड़ाई मिल गई। अब हमें इसे द्विघात समीकरण के रूप में दिखाना है। तो द्विघात समीकरण के रूप में दिखाने के लिए हम इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, जो आपको दिया है। क्या दिया है आपको, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दिया है। तो हम इस क्षेत्रफल वाले फॉर्मूले से इसको द्विघात समीकरण के रूप में लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल आपको पता होगा क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, क्षेत्रफल आपको क्या दिया है, 528 दिया है। ठीक है, अब ये लंबाई की जगह हम लंबाई का मान रखेंगे जो कि है 2x + 1, इसको ब्रैकेट के अंदर कवर कर दो, फिर मल्टीप्लाई का साइन है और चौड़ाई आपको दी है x 528। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को गुणा कर देना है। तो x को इससे गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2x² और x को 1 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा +x और बराबर आ गया आपका 528, है ना। अब ये जो 528 है ये इधर से हम इसको बराबर के इधर ले जाएंगे तो यहाँ प्लस का इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी कि 2x² + x - 528 बराबर 0। ठीक है,
528 बराबर 0। तो ये जो हमारी समीकरण बनी, ये इस प्रश्न के आधार पे हमने क्या बनाई है, कौन सी समीकरण बनाई है, एक द्विघात समीकरण बनाई है। यानी कि ये जो प्रश्न आपको क्वेश्चन में दिया गया है, इसके आधार पे हमने क्या किया है, इसको द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित किया है। ठीक है, समझ में आया? तो इस तरीके से बहुत आसान है, आप इसको आसानी से कर सकते हैं अगर आप क्वेश्चन अच्छे से पढ़ रहे हैं या समझ रहे हैं तो। ठीक है, तो ये बहुत आसान क्वेश्चन था, आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को पढ़ के इसकी समीकरण बना सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो जो इसका क्वेश्चन सेकंड है, ये है, देखिए क्वेश्चन 2 क्या दिया है आपको, दो क्रमागत संख्याएं दी गई हैं। अब उन दोनों क्रमागत संख्याओं का जो गुणनफल है वो आपको कितना दिया गया है, 306 दिया गया है। तो पूर्णांक ज्ञात करने के लिए जो द्विघात समीकरण बनेगी उसे आपने दिखाना है। ठीक है, तो मान लेते हैं दो क्रमागत, यहाँ पे लिखेंगे माना दो क्रमागत धनात्मक, माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, तो पहला पूर्णांक अगर हम x लेते हैं, पहला पूर्णांक अगर हम x लेते हैं तो दूसरा पूर्णांक क्या होगा, x+1। क्या बोला है आपसे, क्रमागत संख्याएं है ना, तो क्रमागत संख्याएं हमें निकालनी है। तो पहला अगर x है तो दूसरा x+1 होगा। ठीक है, तो ये दो पूर्णांक है। अब हमें क्या बोला गया है, इन दोनों पूर्णांकों का जो गुणनफल है वो कितना है, 306 है। ठीक है, तो जो इनका जो पूर्णांक है वो कितना है, 306 है। तो चलिए करते हैं x, क्या बोला गया है, दोनों पूर्णांकों का जो गुणनफल है, यानी कि इन्हें गुणा करेंगे, है ना। इनका जो गुणनफल है वो किसके बराबर है, 306 के बराबर है। अब इनको गुणा कर देते हैं, x से x को गुणा करेंगे तो आएगा x², x से 1 को गुणा करेंगे तो आएगा x, और बराबर आएगा आपका 306। ठीक है, अब ये जो 306 है बराबर के इधर है, इसको बराबर के इधर लाना है, तो इसके लिए हम x² + x माइनस का 306 बराबर 0। ठीक है, ये बन गई हमारी समीकरण। ठीक है, तो ये हमारे दूसरे प्रश्न के लिए समीकरण बन गई, है ना आसान। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। तो x² + x माइनस 306 बराबर 0, ये आपका दूसरे क्वेश्चन का समीकरण बना। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इजी है। क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि एक बच्चा है रोहन, जिसकी माँ की उम्र उससे 26 वर्ष बड़ी है। ठीक है, अब आपको बोला गया है कि जो उनकी आयु है वर्षों में, उसका जो गुणनफल है, ठीक है, उनकी आयु का जो गुणनफल होगा 3 साल बाद, 3 वर्ष बोला यानी कि 3 साल बाद कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। तो हमें उन दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो यहाँ से हम मान लेते हैं। ठीक है, तो रोहन से 26 अधिक बोला है ना, तो यहाँ पे हम रोहन की आयु मानेंगे, क्योंकि रोहन से कल्पना की है, रोहन से तुलना की है, तो हम यहाँ पे रोहन की आयु मानेंगे। माना रोहन की आयु, ठीक है, तो रोहन की वर्तमान आयु क्या है, हम ले लेते हैं x, वर्तमान आयु। रोहन की वर्तमान आयु अगर x है तो रोहन की माँ की जो वर्तमान आयु है वो क्या हो जाएगी, माँ की आयु क्या हो जाएगी, रोहन की माँ की आयु क्या हो जाएगी, इसको तो मैं थोड़ा अच्छे से लिख देती हूँ इधर, रोहन की माँ की आयु क्या हो जाएगी, बोला है ना फर्स्ट पहले कथन में ही आपको दिया है कि जो उसकी माँ की आयु है रोहन से 26 वर्ष अधिक है, तो x में क्या करेंगे हम 26 जोड़ देंगे, 26 वर्ष अधिक बोला है तो 26 सॉरी x + 26 ये हो गया, ये रोहन की माँ की आयु है। अब उसके बाद क्वेश्चन को पढ़िए, क्या लिखा है कि जो इनकी आयु का गुणनफल है वो 360 हो जाएगा, कब, 3 वर्ष बाद। तो यहाँ पे लिखते हैं 3 वर्ष बाद की बात है, क्या है, 3 वर्ष पश्चात या फिर 3 वर्ष बाद आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो जो रोहन की आयु होगी ये क्या हो जाएगी, x, 3 वर्ष बाद बोला है तो x + 3, यानी कि जो भी उसकी आयु है वो 3 साल बढ़ जाएगी ना 3 साल बाद। ठीक है, तो इसकी आयु
और रोहन की माँ की आयु क्या हो जाएगी, x प्लस जो 3 साल है वो इसमें भी जोड़ेगा, तो 26 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, x प्लस 29 आ जाएगा। ठीक है, इसको आप इस तरीके से कर सकते हैं, अगर 3 साल बाद आपने पता लगाना है तो इसमें 3 जोड़ देंगे। ठीक हो गया, तो 3 जोड़ेंगे तो x प्लस 29 आ जाएगा यहाँ पर से। ठीक है, तो उसकी माँ की जो आयु आ जाएगी वो x प्लस 29 आ जाएगी, और इनका जो गुणनफल है वो कितना बोला गया है, 360 बोला गया है। ठीक है, तो 360 लिखते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो पहले x से इन दोनों पदों को गुणा करेंगे, फिर 3 से इन दोनों पदों को गुणा करेंगे। तो पहले x से x को गुणा करेंगे तो आएगा आपका x का स्क्वायर, प्लस x से 29 को गुणा करेंगे तो आएगा 29x। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। इसके बाद प्लस इस 3 को x से गुणा करेंगे तो आएगा 3x, और इस 3 को इस 29 से गुणा करेंगे तो 3 9 से 27, और 3 2 जा 6 2 8, यानी कि 87 आ गया, और इधर आएगा आपका 360। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब ये जो x वाले पद है इन्हें हम हल कर लेते हैं, तो x वाले पद को हल करने के लिए हमें इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो 29 में 3 जोड़ेंगे तो हमारा आता है 32, 9 3 12, और एक हासिल गया 3, यानी कि 32x आ गया, और यहाँ पे प्लस 87 बराबर 360। यहाँ तक समझ में आया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जो ये 360 है इसको बराबर के इधर ले जाना है। तो 360 को बराबर के इधर ले जाने के लिए वो उधर प्लस का है, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी कि 32x प्लस 87 माइनस 360 बराबर 0। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये नीचे आएगा आपका x स्क्वायर प्लस 32x प्लस, अब इसमें से इसको माइनस करते हैं, 10 में से 7 गया तो 3 आएगा, यहाँ पे बचा 5, 15 में से 8 गया, कितना आ जाएगा, 8 7 15। ठीक है, और यहाँ पे बचेगा 2, और साइन हमेशा ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस, यानी कि इसमें से इसको हमने घटाया तो 273 आया, लेकिन जो चिन्ह आएगा वो हमेशा बड़ी संख्या का आएगा। तो बड़ी संख्या के आगे माइनस का चिन्ह है, तो यहाँ पे आप माइनस का चिन्ह लगाएंगे, बराबर 0। बन गई ये भी आपकी एक द्विघात समीकरण। ठीक है, तो समझ में आया। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का भी द्विघात समीकरण बना सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था, इस तरीके से आप इसकी द्विघात समीकरण बनाएंगे। अब ये जो हम द्विघात समीकरण बना रहे हैं ना, इसको सॉल्व करके हम इसके मूल भी निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमसे क्वेश्चन में सिर्फ द्विघात समीकरण ज्ञात करने के लिए कहा गया, इसलिए हम सिर्फ द्विघात समीकरण बना के इसको छोड़ दे रहे हैं। अब इसके मूल निकालना हम वो नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज में सीखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सिर्फ द्विघात समीकरण बनाना सीखना है, और नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज में हम इस द्विघात समीकरण की मदद से x के मूल कैसे निकालते हैं वो पढ़ेंगे। ठीक है, अब इसका आज का एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आई होप आप सभी ने ये नोट भी कर लिया होगा और आप सभी को ये समझ में भी आ गया होगा। अब इसके बाद जो लास्ट 4th क्वेश्चन है इसे सॉल्व करते हैं। देखिए लास्ट 4th क्वेश्चन क्या है। ये है, क्या लिखा गया है कि एक रेलगाड़ी है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, तो इसको ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, तो एक रेलगाड़ी है, इसका जो आपको वो दिया है, क्या ये क्या करती है, 480 किलोमीटर की दूरी को समान चाल से तय करती है। ठीक है, अब आपको बोला गया है कि यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर पर आवर कम हो जाती है तो आपको उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लगेंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना है, उस रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। ठीक हो गया, तो देखिए बच्चों, जैसे कि मान लो ये एक सिटी 1 है, सिटी ए है, और ये सिटी बी है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक जाना है, सिटी ए से सिटी बी में जाना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले चलेंगे। ठीक है, पहले जो हमारी नॉर्मल समान चाल है उस चाल से चलते हैं। तो हम क्या करेंगे, मान लो पहले हम स्पीड से चलते हैं, तो मान लो हम वहाँ पे 7 घंटे में पहुंच गए। ठीक है, 7 आवर में पहुंच गए, लेकिन अब हमने क्या किया, जो हमारी पहले की स्पीड थी, ठीक है, तो पहले की स्पीड थी उसमें हमने क्या करा, थोड़ी स्पीड अपनी कम कर दी है। तो जब हम अपनी स्पीड कम करेंगे तो हमें टाइम भी ज़्यादा लगेगा, यानी कि पहले हम 7 घंटे में पहुँच जा रहे थे, लेकिन अगर हम अपनी स्पीड कम कर देंगे तो यहाँ समय बढ़ेगा
बढ़ेगा ना, या कुछ पार्ट बढ़ेगा। जैसे कि अगर हमारी पहली सेम चाल है तो उसी चाल में चलेंगे तब तो हम सेम टाइम में पहुंचेंगे। लेकिन अगर हमने अपनी चाल घटा दी, हमने अपनी स्पीड घटा दी, तो हमारा टाइम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो अगर हम स्पीड को बढ़ाएंगे तो नॉर्मल जो हमारी टाइम रहेगा वो तो जैसे कि अगर हमारी जो स्पीड है इसे अगर हम घटाते हैं तो हमारा जो टाइम होता है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अगर हम स्पीड घटाएंगे तो टाइम हमारा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर हम टाइम घटाएंगे तो हमारी स्पीड बढ़ेगी। ठीक है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, यह आपको याद रखना है। ठीक है, तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। चलिए, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमें रेलगाड़ी की चाल नहीं पता है तो हम रेलगाड़ी की चाल मानते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे माना रेलगाड़ी की जो चाल है, माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर पर आवर आप मानेंगे। ठीक हो गया, ये हमारी रेलगाड़ी की चाल है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, रेलगाड़ी की चाल हमने मान ली है। हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन के आधार पे हम इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में हमें दिया है कि अगर वो 480 किलोमीटर की दूरी को समान चाल से तय करती है तो समय कितना लगता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे पता भी होना चाहिए कि जो समय का फॉर्मूला होता है क्या होता है, दूरी बट्टा चाल। ठीक है, ये समय का फॉर्मूला होता है। अब अगर आप क्या बोला है, समान चाल से चार 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय। ठीक है, तो हम इस समय को t1 मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं, t1 मान लेते हैं। ठीक है, समय जो कि हमारा t1 बराबर, अब समय क्या बोला है, दूरी बट्टा चाल। तो दूरी कितनी है हमारी, 480 किलोमीटर है, और चाल हमने मानी है x, तो 480 बट्टे x, ये इसका टाइम हो गया। ठीक हो गया। अब सेकेंड लाइन आपसे क्या बोली है कि यदि हम इसकी चाल को 8 किलोमीटर पर आवर से कम कर दें। ठीक है, तो अब यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, तो हमारा क्या बोला गया, 8 किलोमीटर पर आवर की हमें क्या करना है, कमी करनी है उसकी चाल में। तो हम लिखेंगे यदि जो चाल है वो 8 किलोमीटर पर आवर कम हो तो समय क्या हो जाए। ठीक हो गया, यदि, नेक्स्ट लाइन आएगी आपकी, यदि चाल 8 किलोमीटर पर आवर कम हो जाए, कम हो तो जो समय लगेगा वो आपका ये वाला समय क्या होगा, t2 होगा। ठीक हो गया, t2 मान लेते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पे जो समय लगेगा वो t2 लगेगा, जो कि क्या होगा हमारा, अगर हमारा दूरी ये है तो ये समय x है, सॉरी चाल x है, तो x में से हमने 8 किलोमीटर कम कर दिया है, तो 480 बट्टे जो हमारी पहले की चाल थी x, इसमें से हमने 8 किलोमीटर कम कर दिया है, तो x माइनस 8 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या बोला गया है कि जो दूरी है उसे तय करने में क्या करेगा, 3 घंटे अधिक समय लगेगा। ठीक है, ये समझ में आया। अगर हम अपनी चाल को 8 किलोमीटर पर आवर की गति से कम कर देते हैं तो जो समय है उसमें भी हमारा क्या होगा, चाल में से 8 किलोमीटर कम हो जाएगा। ठीक है, तो 480 बट्टे जो चाल थी हमारी पहले x थी, और x में से अगर हमारी गति 8 किलोमीटर कम है तो यहाँ पे x माइनस 8 लिखेंगे। ठीक है, तो जैसे ही हमारी गति कम होती है तो हमारा समय बढ़ जाता है। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था कि अगर हमारी चाल कम होगी तो समय बढ़ जाएगा, और अगर समय कम होगा तो चाल बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे हमारी चाल कम हो रही है तो समय बढ़ेगा, है ना। तो समय आपको बोला है कि उसको कितना ज्यादा लगा, 3 घंटे ज्यादा समय लगा, यानी कि पहले जितने घंटे में वो तय कर रहा था उससे हमें 3 घंटा अधिक समय लगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो जो t1 है, ठीक है, तो हमारा यहाँ पे क्या बोला गया है आपसे, जो ये जो t2 है, ठीक है, जब हमने t2 की दूरी को कवर किया तो हमारे t1 से, ठीक है,
T1 से जो समय लगा वो कितना लगा, 3 अधिक लगा, यानी कि T1 में तो हमें कम समय लग रहा था, ठीक है, क्योंकि हम क्या कर रहे थे, हमारी इस जो स्पीड थी वो नॉर्मल थी। फिर हमने क्या किया, अपनी स्पीड को कम कर दिया, तो स्पीड को कम किया तो जितना समय इसमें लग रहा था उससे 3 घंटा बढ़ गया हमारा समय, इसलिए यहाँ पे हमने T2 बराबर होगा जो T1 में से आपका जो T1 है इससे 3 अधिक होगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे इनका मान रख लेते हैं, तो T2 का मान क्या है हमारा 480 बट्टे x माइनस 8 और बराबर T1 का मान रखेंगे 480 बट्टे x प्लस 3, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। अब ये जो x वाला टर्म है 480 वाला, इसको हम बराबर के इधर ले जाते हैं तो ये माइनस हो जाएगा, तो 480 बट्टे x माइनस 8, इसमें से हम माइनस करेंगे 480 बट्टे x को और इधर हमारा ये 3 रहेगा, ठीक है। अब हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा, है ना। तो इन दोनों का एलसीएम लेते हैं हम, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो इससे इसको गुणा कर देंगे और इससे इसको गुणा कर देंगे, तो ये 480 को x से गुणा करेंगे तो हमारे पास बचेगा 480 x माइनस, अब ये x माइनस 8 से इसको गुणा करना है, तो 480 से पहले एक बार x को गुणा करेंगे, फिर एक बार 8 को गुणा करेंगे, तो 480 से x को गुणा किया तो 480 x, फिर जाके ये माइनस का है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 480 को अगर 8 से गुणा करते हैं तो 8 0 0 8 8 64, फिर बचा आपका 4 32, 32 में 6 ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 38, ठीक है। ये समझ में आया। अब यहाँ पे जो हमारा नीचे बचेगा x माइनस 8, ये दोनों आपस में गुणा हो जाएंगे और x बराबर 3, ये समझ में आया यहाँ तक, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसे सॉल्व करते हैं, ये जो नीचे वाला है इसको गुणा करेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास 480x माइनस 480x प्लस 3840, और नीचे इसको गुणा करेंगे तो अंदर x स्क्वायर माइनस 8x ये बचेगा हमारे पास, ठीक है, और बराबर 3। यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए ये 480x प्लस का है, ये माइनस का है, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। अब इसको हम इधर सॉल्व करते हैं, आई होप आप सभी ने ये नोट कर लिया होगा। यहाँ से आगे इधर करते हैं, तो अब हमारे पास ऊपर बचा है सिर्फ 3840, ठीक है। और ये जो x स्क्वायर माइनस 8x है इसको हम इधर ले जाते हैं, यहाँ भागा हो रहा है, इधर जाके गुणा हो जाएगा 3 के साथ, ठीक है, तो 3 गुणा हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 8x, ठीक है। अब इसे सॉल्व करते हैं, इसको इससे करेंगे तो 3x स्क्वायर और 3 को 8 से करेंगे तो माइनस का 24x होगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। अब इसको बराबर के इधर ले आते हैं, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया होगा आपको। अब हमें क्या करना है, इसको इधर लिख देना है, ठीक है। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840 बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ तक, यहाँ पे हमारी द्विघात समीकरण बन गई है, लेकिन ये बहुत बड़े नंबर दिख रहे हैं, इसमें आपको एक चीज कॉमन दिख रहा होगा 3, ठीक है। तो 3 से हम इन सबको डिवाइड करके थोड़ा छोटे फॉर्म में लिख सकते हैं, तो 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 3 1 3, यानी कि यहाँ पे सिर्फ x स्क्वायर बचेगा, यहाँ पे 24 है तो 3 8 24, यहाँ पे 8x बचेगा, ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ पे 8x बचेगा, और इसको अगर 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 1 3, 2 2 6 और 3 8 24 और 0, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा -1280 बराबर 0, तो ये हमारी समीकरण बन गई, ठीक है, ये हमारी समीकरण बन गई। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो उम्मीद है आप सभी को ये समझ में आया होगा, और अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, और अगर आपको कोई भी इन क्वेश्चन से रिलेटेड डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। और साथ ही अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाली सारी क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।